हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। आज के इस वीडियो में हम न्यू रियलिज्म को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की दो वीडियो में हमने क्लासिकल रियलिज्म और मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। न्यू रियलिज्म, जिसे हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार केनेथ वॉल्ट्ज ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1979 में इंट्रोड्यूस किया था। न्यू रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेम्प्रेरी अप्रोच में रियलिस्ट ट्रेडिशन को रिफॉर्मुलेट करता है, जहां न्यू रियलिस्ट थ्योरी स्टेट्स के बिहेवियर को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करता है। इस थियोरेटिकल ट्रेडिशन में आगे चलकर हमें दो तरह के सब डिवीज़न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म और दूसरा है डिफेंसिव न्यू रियलिज्म, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 1970s के डिकेड के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट ट्रेडिशन में हमें न्यू रियलिस्ट आइडिया का एमर्जेंस देखने को मिलता है, जिसके प्रोमिनेंट स्कॉलर के रूप में केनेथ वॉल्ट्ज जाने जाते हैं, जो अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम का साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। न्यू रियलिज्म को समझने से पहले आपको न्यू रियलिज्म के 2 बेसिक एजम्पशंस को समझना होगा, और ये 2 बेसिक एजम्पशंस न्यू रियलिज्म को क्लासिकल रियलिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम न्यू रियलिज्म के फर्स्ट एजम्पशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर केनेथ वॉल्ट्ज सबसे पहले क्लासिकल रियलिज्म के उस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं जहाँ पर ह्यूमन नेचर को बेसिक और फंडामेंटल लॉ मानकर स्टेट्स के एक्शंस और बिहेवियर की स्टडी करने की कोशिश की जाती थी। और इस तरह वॉल्ट्ज एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर, अलायंस, बैलेंस ऑफ पावर जैसा फिनोमेना स्टेट्स के ह्यूमन बिहेवियर की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम के एनार्कियल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो ये था पहला एजम्पशन, जिसमें न्यू रियलिज्म के द्वारा स्टेट्स के एक्शंस और बिहेवियर को इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर का ही रिजल्ट माना जाता है। वहीं न्यू रियलिज्म के दूसरे एजम्पशन में न्यू रियलिस्ट थ्योरी सिक्योरिटी, कंपटीशन और स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इस इंटरनेशनल एनार्कियल स्ट्रक्चर में इस स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम का एनार्कियल स्ट्रक्चर ही स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। इसलिए इस इंटरनेशनल सिस्टम के एनार्कियल स्ट्रक्चर में स्टेट्स अपना मैक्सिमम पावर गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टेट्स अपनी मैक्सिमम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। इसका सीधा सा मतलब है कि न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करते रहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि न्यू रियलिस्ट थ्योरी का पूरा आइडिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जो कि एनार्किक है, और इंटरनेशनल सिस्टम का यही एनार्किक स्ट्रक्चर स्टेट्स के बिहेवियर और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह हमने न्यू रियलिज्म के बेसिक एजम्पशन को समझा, जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर एनार्किक है। और इसी इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर की सिस्टमैटिक स्टडी करते हुए केनेथ वॉल्ट्ज इसके 3 एलिमेंट बताते हैं, और ये तीन जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही 3 एलिमेंट पूरे न्यू रियलिस्ट थ्योरी का आधार हैं। अब हम 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। यहाँ पर केनेथ वॉल्ट्ज इंटरनेशनल सिस्टम में 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें फर्स्ट है एनार्की एंड सेकेंड है हायरार्की। एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स के बीच डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस एनार्कियल है, जो स्टेट्स के बीच एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। वहीं हायरार्की स्टेट्स के बीच डोमेस्टिक ऑर्डर को डिनोट करता है। तो ये रहे इंटरनेशनल सिस्टम के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर एनार्की हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलती है, वहीं हायरार्की हमें डोमेस्टिक लेवल पे देखने को मिलती है। वहीं इसका सेकंड एलिमेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल स्टेट। अब इस डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए केनेथ वॉल्ट्ज सबसे पहले स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, और वॉल्ट्ज के अकॉर्डिंग स्टेट्स के बीच जो भी डिफरेंशिएशन है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि सभी यूनिट सॉवरेन हैं और सभी स्टेट डोमेस्टिक लेवल पर सेम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना हो, ये सारे काम सारा स्टेट्स इक्वली कर रहे हैं। इसलिए
फंक्शनली सारे स्टेट जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हैं, मतलब सारे स्टेट्स सेम हैं। वहीं थर्ड एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़, जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है इंटरनेशनल सिस्टम का। यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो किसी स्टेट को किसी दूसरे स्टेट की कंपैरिजन में पावरफुल बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये थे कैपेबिलिटीज़। अब हम थर्ड एलिमेंट को देखें तो थर्ड एलिमेंट बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ की। और ये वही एलिमेंट है जिसके बेसिस पर हर स्टेट, हर यूनिट डिफरेंट होता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है और यही रिलेटिव कैपेबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस के डिफरेंट आउटकम जैसे वॉर, पीस, अलायंसेस, बैलेंस ऑफ पावर जैसे फिनोमेना को इम्पैक्ट करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर स्टेट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में बिहेव करता है, एक्शंस लेता है, और यही सारे एक्शंस वॉर, पीस, बैलेंस ऑफ पावर जैसे सिस्टम को क्रिएट करते हैं। इसलिए हम अक्सर इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं, स्पेशली ग्रेट पावर्स, वो अदर स्टेट्स की कैपेबिलिटीज़ को लेकर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपने पावर को मैक्सिमाइज करते रहते हैं। और इसी पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए केनेथ वॉल्ट्ज कहते हैं कि इंटरनेशनल एरिना में सर्वाइवल और सिक्योरिटी इंश्योर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मैक्सिमाइजिंग पावर। मतलब पावर को मैक्सिमम कर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। और इसलिए न्यू रियलिस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग स्टेट का प्राइमरी कंसर्न होता है सिक्योरिटी। इसलिए केनेथ वॉल्ट्ज कहते हैं कि स्टेट पावर मैक्सिमाइजर ना होकर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होता है। इसलिए स्टेट का एंड गोल होता है सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना, और जिसके लिए मीन्स होता है पावर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल एरिना में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, जिसमें हर स्टेट अपने कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमम करना चाहता है, जिसके कारण हमें इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स के बीच बाइपोलैरिटी देखने को मिलती है या तो मल्टीपोलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी रिलेटिव कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और यही सिस्टमैटिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस ऑफ पावर को खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। मतलब न्यू रियलिस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पावर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, और इस तरह बैलेंस ऑफ पावर का जो स्टेटस वर्ल्ड में बनता है, उसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए स्टेट्स जो हैं वो डिफेंसिव बिहेवियर अपनाते हैं थ्रू मैक्सिमाइजिंग देयर सिक्योरिटी। और इस तरह स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है उसको गेन करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह हमने रियलिज्म के बेसिक एजम्पशंस को समझा, साथ ही साथ हमने न्यू रियलिज्म के 3 की एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू न्यू रियलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट को ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को शुरू से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिस्ट, जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो अनार्किकल है, और यही अनार्किकल स्ट्रक्चर इंटरनेशनल एरिना में स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और वॉर का रीज़न है, क्योंकि सारे स्टेट ऑटोनमस हैं, सॉवरेन हैं और इक्वल पॉलिटिकल यूनिट है। इसलिए सारे स्टेट्स अपने ओन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, और इस तरह ये अनार्किकल स्ट्रक्चर एक सेल्फ हेल्प का सिस्टम क्रिएट करता है, जहाँ पर हर स्टेट को अपना सर्वाइवल सेल्फ हेल्प के थ्रू इंश्योर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दूसरा स्टेट उसकी हेल्प करने नहीं आएगा। और इस तरह इस अनार्किकल स्ट्रक्चर में जो स्टेट्स के बीच रिलेशन बनते हैं वो म्यूचुअल, सस्पिशियस और अनसर्टेनिटी पर बेस्ड होते हैं। और इस तरह स्टेट्स के बीच बनने वाली ये सारी सिचुएशन को हम इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्योरिटी डिलेमा के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जहां हर स्टेट सेल्फ हेल्प के थ्रू अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता रहता है। और स्टेट्स का ये एक्शन स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करता है, जहाँ पर एक स्टेट को दूसरे स्टेट का मोटिव नहीं पता होता, इसलिए हर स्टेट दूसरे स्टेट को एनिमी की तरह ट्रीट करता है। और यही सारी सिचुएशन इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स के बीच परमानेंट इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है।
और यही सिक्योरिटी डिलेमा स्टेट को कंपेल करती है कि वो अपने रिलेटिव गेन और रिलेटिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करे, ताकि वो इंटरनेशनल एनार्की में दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में पावरफुल पोजीशन में हो और उससे उसकी सिक्योरिटी इंश्योर होती रहे। और इस वजह से सारे स्टेट्स कंटिन्यूसली अपने पावर को मैक्सिमाइज करते हैं और अपने रिलेटिव कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। और यही पावर मैक्सिमाइजेशन स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन को डिस्करेज करता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है। और इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम में होने वाले इस स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का कॉन्सिक्वेंसेस बैलेंस ऑफ पावर को मानते हैं और कहते हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इंटरनेशनल सिस्टम का एक ऑटोनोमस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड में या तो बाइपोलैरिटी दिखती है, या तो मल्टीपोलैरिटी दिखती है, या तो ग्रेट पावर जैसे कॉन्सेप्ट का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। और इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन इस स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की वजह से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। तो ये था न्यू रियलिज्म का पूरा आइडिया, पूरी थ्योरी, जिसे मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ईजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये था पूरा न्यू रियलिज्म का आइडिया, जो कि कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अभी भी बहुत सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू रियलिस्ट थ्योरी का ही यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा आइडिया समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव न्यू रियलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।